तो गाइस अभी हम लोग पीडियाट्रिक में जैसे मैंने 2 टॉपिक कवर कर दिए थे ना, है ना? तो उसमें मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट कवर कर दिया था, ठीक है? और इम्यूनाइजेशन वाला टॉपिक कवर कर दिया था। तो गाइस आज हम लोग टॉपिक देखेंगे इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन तो इसको भी हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। तो अभी हम लोग पीडियाट्रिक का जो है वो सबसे पहला जो इन्फेक्शन का इसमें हम लोग टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ टिटनस, ठीक है? टिटनस। तो बेसिकली गाइस जो टिटनस होता है ना वो किससे कॉज होता है? तो बेसिकली मैं ना लिखने वाला ज़्यादा नहीं हूँ, ठीक है? मैं जो चीज़ रहेगा मैं मेनली बोल दूंगा, ठीक है? तो ज़रूरत रहेगी तो मैं वहाँ पे लिख दूंगा। तो बेसिकली किससे कॉज होता है? कॉज्ड बाई क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। तो क्लोस्ट्रीडियम जो होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया नाम के ऑर्गेनिज्म से ये टिटनस कॉज होता है। और ये कैसा होता है? एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया का क्या होता है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? वो बैक्टीरिया जो जो जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सर्वाइव के लिए जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है? इसको हम लोग एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब भाई इसका पैथोफिजियोलॉजी बताऊँ ना, तो अभी भी मैं बोलता हूँ ना, जैसे अभी कोई डिजीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसका पैथोफिजियोलॉजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ जैसे हुई है ना उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नहीं तो अपने को पता ही नहीं ना हुआ क्या एक्चुअली में, ठीक है? तो एक प्रोसेस, किस प्रोसेस के थ्रू वो बीमारी हुई ना उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वही तो पैथोफिजियोलॉजी होती है ना। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज कि कोई बॉडी में ट्रोमा होता है ना, बॉडी में ट्रोमा होता है और वो ट्रोमा कैसा ओल्ड हो जाता है, वो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा नेक्रोटिक एरिया हो जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेस होता है। तो अब वहाँ पे या मैंने क्या होता है, जो क्लोस्ट्रीडियम होता है बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम होता है, जो बेसिकली ये किस पे मेनली ग्रो करता है, मेनली एनारोबिक होता है। तो इसको वही जगह चाहिए जो एनारोबिक हो, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो। तो यहाँ पे अब क्या करता है ना, यहाँ पे जाके इन्वेजिनेट कर देता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इसको लेस ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है ऊंड में। ये ऊंड में क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और बेसिकली 2 केमिकल रिलीज करता है। एक होता है टिटेनोस्पाज्मिक और एक होता है टिटेनोलाइसिन। टिटेनोस्पाज्मिक गाइस जो होता है ना, टिटेनोस्पाज्मिक जो होता है ना वो क्या करता है, स्पाज्म करता है। और टिटेनोलाइसिन जो होता है ना वो क्या करता है, पैरालिसिस करता है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ 2 टॉक्सिन रिलीज बाय दिस बैक्टीरिया। वन इज अ टिटेनोस्पाज्मिन एंड वन इज अ टिटेनोलाइसिन. So the mortality rate of this bacteria is around 70 to 80%. मतलब 70 to 80% लोग ना गाइस क्या होते हैं ना, निपट जाते हैं। अगर किसी को हो गया तो वहाँ पे 70 to 80% लोग वहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादा चांसेस होता है कि वो निकल जाते हैं, उनको बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो इन इंडिया में गाइस क्या होता है ना, इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में फॉल्टी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। फॉल्टी प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना इंडिया में जो काऊ डंग होता है ना, काऊ डंग उनका एप्लीकेशन किया जाता है। काऊ डंग का हम लोग क्या करते हैं, अब एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है? न्यू बॉर्न पे। तो वो बेसिकली क्या करता है ना, वो भी बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, टिटनाई बैक्टीरिया होता है। तो वो वहाँ से भी टिटनाई हो सकता है। तो हम लोग को ये सब फॉल्टी प्रैक्टिसेस वगैरह ना ये सब बंद कर देना चाहिए, ठीक है? और बेसिकली गाइज हम लोग को जो मदर होती है वो जो प्रेगनेंसी में उसको 2 टिटेनस टॉक्साइड का डोज वहाँ पे लगता है, ये भी अपने को इसे पता है, ठीक है? 2 डोज लगता है और 1 मंथ अपार्ट, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द डिलीवरी बोथ डोज शुड बी गिवन, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि दोनों डोज जो होता है ना, दोनों 2 डोज यहाँ पे हम लोग देते हैं, ठीक है? 1 मंथ के अपार्ट पे। मतलब सपोज आज मैंने 1 डोज दिया तो दूसरा डोज मैंने उसके 1 महीने बाद देता हूँ, ठीक है? तो 1 हो गया। तो इससे क्या होता है, नियोनेटल टिटनस होने के चांसेस जो होते हैं ना थोड़े से कम हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ टिटनस। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ टिटनस देखते हैं। तो टाइप ऑफ टिटनेस में गाइस क्या होता है, सबसे पहले नियोनेटल टिटनेस होता है, जनरलाइज टिटनेस होता है, फिर लोकलाइज टिटनेस होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, एन जी एल नियोनेटल, जनरलाइज और लोकलाइज। मतलब सबसे पहला क्या था, नियोनेटल, जनरलाइज, लोकलाइज। तो नियोनेटल टिटनेस में गाइस क्या होता है ना यहाँ पे कि एक इससे होता है बेसिकली ये यही होता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ काउ डंग ऑन अम्लिकस। तो हम लोग अम्लिकस जो होता है वहाँ पे अगर काउ डंग का एप्लीकेशन करते हैं ना, ठीक है? तो वहाँ पे उसके चांसेस होते हैं ग्रो करने के, क्योंकि वहाँ पे वो बैक्टीरिया पाया जाता है, काउ डंग में बैक्टीरिया मिल सकता है अपने को। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, मतलब जब से वो गया और उसके बाद वो कभी सिम्टम कॉज करेगा, वो पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये 2 डेज से लेके 2 वीक तक होता है, 2 डेज से लेके 2 वीक तक होता है इसका ए। और बेसिकली गाइज अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका बेसिकली क्या क्लिनिकल फीचर हम लोग देखते हैं ना अभी। तो क्लिनिकल फीचर बेसिकली क्या होता है, स्पाज्म ऑल ओवर द बॉडी, स्पाज्म
ऑल ओवर बॉडी, मतलब पूरी बॉडी क्या होती है, अकड़ जाती है। क्यों अकड़ जाती है? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ये जो टॉक्सिन रिलीज करता है इसको बोलते हैं टिटेनोस्पाज्मिन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो भाई सिम्टम आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉक जॉ। पहला सिम्टम क्या आता है? लॉक जॉ। ठीक है, तो लॉक जॉ उसको हम लोग बोलते हैं, जो पूरा मेजेस्टर मसल्स होती है ना, जो फेशियल मसल होती है, वो क्या होती है, वो पूरी जो होती है ना, वो क्या होती है, पूरी स्पाजम में चली जाती है। तो पूरी मेजेस्टर मसल जो होती है ना, स्पाजम में चली जाती है। उसके बाद एक और सिम्टम अपने को मिलता है बैक ऑफ मसल, मतलब बैक की मसल वो भी स्पाजम में चली जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं ओपिस्थोटोनस पोजीशन, मतलब बंदा अकड़ जाता है। ठीक है, तो उसको ओपिस्थोटोनस पोजीशन बोलते हैं। तो एक लॉक जॉ और एक ओपिस्थोटोनस पोजीशन, ओपिस्थोटोनस पोजीशन, हाँ, पोस्चर। ठीक है, उसके बाद इसके बाद ये मैंने बता दिया। और एक फेशियल स्पाजम जो मैंने बताया, फेशियल स्पाजम, इसमें भी क्या होता है ना, लॉफिंग जोकर अपीयरेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइकस सार्कोडीनस। इसको हम लोग बोलते हैं राइकस सार्कोडीनस, सार्कोडीनस। इसमें भी बंदे में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें बंदे को ना, इसमें भी बंदे में क्या होता है ना, पूरा जोकर लॉफिंग जोकर अपीयरेंस यहाँ पे बंदे में मिलता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला होता है लॉक जॉ, दूसरा होता है राइकस, दूसरा होता है फेशियल स्पाजम, क्योंकि यहाँ पे फेशियल मसल, यहाँ पे लॉक जॉ में कौन सा मेजिस्टर मसल इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तीसरा होता है ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थोटोनस। तो लॉक जॉ, फेशियल मसल स्पाजम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइकस सार्कोडीनस, और ओपिस्थोटोनस पोस्चर। तो अपने को 3 चीज़ें मिलती है ना। तो ये हो गया। तो जैसे अपने को पहले बताया लॉक जॉ, जो कि मजिस्टर मसल्स होती है। ठीक है, तो जो जॉ होता है, जो जबड़ा होता है, जो उनमें मसल्स होती है, उसका क्या होता है, वो क्या होती है, मजिस्टर मसल, उनमें क्या होता है, स्पाजम हो जाता है। दूसरा फेशियल मसल होता है, उसमें स्पाजम हो जाता है, जिसको बोलते हैं राइकस सार्कोडीनस। तीसरा होता है ओपिस्थोटोनस पोस्चर। ठीक है, उसके बाद गाइज अभी आगे हम लोग देखते हैं। आगे आगे बताऊँ तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आगे जाके यहाँ पे ट्रैकियल, जो ट्रैकिया वो भी स्पाजम में चली जाती है ना। ठीक है, तो बंदे में यहाँ पे रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, बंदे में क्या होता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, मतलब बॉडी की बहुत सारी जो होता है मसल इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें से। कॉन्स्टिपेशन भी बंदे को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्यों क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि यहाँ पेरिस्टाल्टिस एक्टिविटी रहेगी ना, वो भी अफेक्ट कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर जैसे मैं एक बारी समराइज़ करूं, तो समराइज़ करता हूं बहुत सिंपल में। सबसे पहले लॉक जॉ अपने को मिलता है, लॉक जॉ अपीयरेंस। दूसरा अपने को मिलता है फेशियल स्पाजम। ठीक है, तीसरा मिलता है ओपिस्थोटोनस ओपिस्थोटोनस पोस्चर। चौथा अपने को बोलता है ट्रैकियल स्पाजम, इसोफेजियल स्पाजम, जीआईटी मसल स्पाजम। ठीक है, तो मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह इसमें मिलेगा। ठीक है, डिफिकल्टी इन सोलोइंग मिलेगी, है ना। उसके बाद ये सब हो गया। अब गाइस हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देखते हैं। तो अभी ट्रीटमेंट जो मेन पार्ट होता है ट्रीटमेंट इसमें, तो मेनली इसका हम लोग डायग्नोसिस क्लिनिकली बना लेते हैं। ट्रीटमेंट में बेसिकली बताऊँ यहाँ पे, तो पेशेंट को क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गाइस ने होता है मसल को रिलैक्स करना। तो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है डाइजीपाम, जो बेंजाडाइजीपिन होती है, उस ग्रुप की मेडिसिन है डाइजीपाम। तो हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस होती है डाइजीपाम टू रिलीव द स्पाजम। ठीक है, उसके बाद गाइस हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग स्पाजम को रिलीव करने के लिए और भी मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। सबसे और भी नहीं दे सकते हैं, जैसे मीथो कार्बीमोल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो तो ये हो गया। उसके बाद गाइस अभी हम लोग आगे देखते हैं। ये हो गया। तो बेसिकली डाइजीपाम अपन इसी के लिए देते हैं, क्योंकि पेशेंट को एक तो मसल रिलैक्सेशन के लिए, और प्लस हम लोग क्या करते हैं उसी के साथ मसल रिलैक्सेशन को इसमें भी हम लोग ऐड कर देते हैं। मसल रिलैक्सेशन और प्लस थोड़ा सेडेटिव, मतलब पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए हम लोग डाइजीपाम दे देते हैं, अनकॉन्शियस करने के लिए। और इस ये वाला क्या करता है ना, कार्बीमोल, ये क्या करता है ना, मसल रिलैक्सेशन कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली जो मेनली जैसे बताऊँ तो मीथे कार्बीमोल क्या करेगा, मसल रिलैक्सेशन करेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और डाइजीपाम थोड़ा क्या करेगा, उसको सेडेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। पर डाइजीपाम भी क्या कर सकता है, मसल रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज में डाइजीपाम भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ अपन गाइस देखते हैं इसमें हम लोग
ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी हम लोग देते हैं। ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग देते हैं इसको। ये बेसिकली क्या करता है, बेसिकली ये कि टॉक्सिन टू टिटेनोस्पाज्मिन होता है, ठीक है। ये ह्यूमन इम्यूनो ह्यूमन टिटेनोस इम्यूनोग्लोबुलिन ये क्या करता है, सीधा टॉक्सिन को ही न्यूट्रलाइज कर देता है। गाइस इसमें हम लोग अब सिंपल सी बात है, ये जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है ना, बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसमें हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक में से ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन हम लोग देते हैं, तो पेनिसिलिन हम लोग देते हैं इसमें, या फिर हम लोग मेट्रोनिडाजोल भी हम लोग इसमें दे सकते हैं, पर मेनली ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन होती है। अब जैसे ट्रीटमेंट बता दिया, मसल रिलैक्सेंट के लिए हम लोग करेंगे, तो मसल रिलैक्सेंट में हम लोग क्या होता है, मीथेकार्बिमोल हम लोग देते हैं नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से, तो 15 mg पर kg के हिसाब से देते हैं, 15 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। सेडेट के लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, डाइजीपाम दे देते हैं, ठीक है। डाइजीपाम देते हैं 0.3 mg पर kg के हिसाब से हम लोग दे देते हैं सेडेटिव, ठीक है। उसके बाद ये ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन HTIG, ये जो हम लोग, ये भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, सीधा पेसिव इम्यूनाइजेशन करता है ना। पेसिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या, डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडी रहती है उसमें, डायरेक्टली उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसके होता है टेट ग्लोब करके आता है, ये टेट ग्लोब करके आता है। 250 इंटरनेशनल यूनिट हम लोग देते हैं, ठीक है। 250 इंटरनेशनल यूनिट हम लोग देते हैं IM, ठीक है। IM ये प्रिफर रूट, ठीक है। IM इसमें प्रिफर रूट है। उसके बाद ये वाला गाइस अपना हो गया। उसके बाद पेनिसिलिन हम लोग इसमें देते ही हैं, तो पेनिसिलिन बेसिकली हम लोग इसमें देते हैं, पेनिसिलिन जो बेसिकली हम लोग इसमें पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है। और पेनिसिलिन क्यों देते हैं, क्योंकि बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज है, तो ठीक है, तो ये भी अपने को देते हैं। उसके बाद पेनिसिलिन जो था सेंसिटिव, बेसिकली पेशेंट क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कर सकता है, तो इसमें इसके लिए हम लोग इसका ड्रग सेंसिटिव टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद इसके पहले हम लोग अगर एनाफिलेक्टिक शॉक ना हो, इसके पहले हम लोग बंदे में एड्रेनलिन और हाइड्रोकोर्ट ये हम लोग दे सकते हैं IM। तो इसका 100 mg दे देने का मतलब डिपेंड करता है ना वो बच्चे के डोज पे, उसका डोज कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी पेनिसिलिन के यूजेस होते हैं, जैसे सिफेलिस हो गया, डिप्थेरिया हो गया, ठीक है। ये सब में भी इसका पेनिसिलिन का यूज होता है, ठीक है। और रिमेटिक फीवर हो गया, और टिटनस तो खुद ही हो गया है ना, ये हो गया। तो क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन हम लोग इसमें देते हैं। डोज इसका होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर kg के हिसाब से देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर kg के हिसाब से देते हैं। मेट्रो का डोज कितना होता है, 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ओवरऑल गाइज मैं अगर एक बार इसको समराइज करूँ टिटनस को, तो ये मेरा पूरा टिटनस का टॉपिक हो गया। तो टिटनस को मैं समराइज करूँ तो हम लोग ने टिटनस में क्या पढ़ा, एक बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नाम के बैक्टीरिया से कॉज होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नाम के बैक्टीरिया से कॉज होता है। ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वो कंडीशन चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो। तो जो नेक्रोटिक वुंड होता है, जो ओल्ड वुंड होता है, वहाँ पे जाके बेसिकली इन्वेजिनेट करता है और 2 टॉक्सिन रिलीज करता है, टिटेनोस्पाज्मिन एंड टिटेनोलाइसिन। बेसिकली टिटेनोस्पाज्मिन का मेन रोल होता है, बेसिकली ये क्या करता है, स्पाज्म करता है ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहला जो, और बेसिकली इंडिया में क्यों कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ पे काउ डंग प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जो कि पूरी तरह से जो होती है ना, ऑलमोस्ट पूरी तरह से फॉल्टी है ना। तो बेसिकली जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली सबसे पहले क्या करता है, लॉक जॉ करता है। बेसिकली क्या, जो मजिस्टर मसल होती है उसकी स्पाज्म में लेके जाता है उसको, फेशियल स्पाज्म करता है। बैक मसल का स्पाज्म होता है, तो और ठीक है, बैक मसल का स्पाज्म होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस्थोटोनस पोस्चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को भी ये इन्वॉल्व करके वहाँ पे भी मसल को स्पाज्म में लेके जा सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में गाइस हमने सबसे पहले बताया सेडेटिव देंगे, सबसे पहले मसल रिलैक्सेशन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसमें डाइजीपाम दे सकते हैं। डाइजीपाम के बाद उसके बाद हमें मसल रिलैक्सेशन दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया जो ड्रग ऑफ चॉइस इसमें हम बोलते हैं मीथोकार्बिमोल करके होते हैं, ठीक है। मीथोकार्बिमोल हम लोग देते हैं 50 mg पर kg के हिसाब से, और डाइजीपाम का डोज क्या है, 0.3 mg पर kg के हिसाब से। और मीथोकार्बिमोल का डोज कितना है, 15 mg पर kg, ठीक है। ओरली हम लोग मतलब ENG ट्यूब से देंगे। और डाइजीपाम का डोज कितना है, ये 0.3 mg पर kg IV हम लोग देते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग पेनिसिलिन देते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल है, तो वहाँ पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर kg के हिसाब से IV हम लोग इसमें देते हैं। उसके बाद पेसिव इम्यूनाइजेशन में हम लोग देते हैं टेट ग्लोब करके आता है, मतलब ये क्या होता है, ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, मतलब पेसिव, देखो एक्टिव क्या होता है, मतलब बॉडी एंटीबॉडी बनाती है ना, हम लोग प्रोटीन को हम लोग वो दे, मतलब एंटीजन को हम लोग मार के उसको दे देते हैं, ठीक है। तो बॉडी एंटीबॉडी बनाती है धीरे धीरे करके। पेसिव में हम लोग क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। पर एक्टिव इम्यूनिटी में फ़ायदा क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, ठीक है। पेसिव इम्यूनिटी में कैसे वो न्यूट्रलाइज करके तुरंत ही, मतलब बहुत कम टाइम तक के लिए रहती है, ठीक है।
पर यहाँ पे अपने को पेसिव इम्यूनाइजेशन ही चाहिए, जैसे स्नेक बाइट हो गया उसमें भी पेसिव इम्यूनाइजेशन चाहिए, क्योंकि अपने पास टाइम उतना है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे ये हो गया कि वहाँ पे हम लोग क्या देंगे, टेड ग्लैब करके आता है, टेड ग्लोब करके आता है 250 इंटरनेशनल यूनिट हम लोग देते हैं IM, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग पेंसिलिन जो होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक भी कर सकता है, तो इसलिए ड्रग सेंसिटिव हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसके पहले हम लोग एड्रेनलिन और हाइड्रोकोड दे सकते हैं ताकि वो सेंसिटिविटी ना हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गाइस टिटनस। अब टिटनस के बाद अपने पास अगर जैसे टाइम है थोड़ा, तो अपन टिटनस के बाद मीजल्स भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, मीजल्स, ठीक है। मीजल्स, अब गाइस मीजल्स तो मुझे थोड़ा सा मीजल्स भी बता देता हूँ क्योंकि अपने पास टाइम है मेरे हिसाब से, हाँ। तो मीजल्स भी पढ़ लेते हैं। तो मीजल्स बेसिकली क्या होता है, मीजल्स 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 बहुत ही कॉमन वायरल डिजीज़ है, बहुत ही कॉमन वायरल डिजीज़ होता है जो किस में मिलता है, बच्चों में मिलता है अपने। ये फीवर विथ रैश में होता है ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है फीवर विथ रैश में, ठीक है। और ये किससे कॉज होता है गाइस, तो बेसिकली कॉज होता है मीजल्स वायरस से, जो कि कैसे होता है, RNA वायरस है। क्या वायरस है, RNA वायरस है। और बेसिकली किससे ट्रांसमिट होता है, वाया ड्रॉपलेट, मतलब कफ से, स्नीजिंग से, इससे क्या होता है, ये होता है, ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो कफ से, स्नीजिंग से, इससे होता है ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी गया ना तो बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस होता है। अब गाइस इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो होता है, और इंक्यूबेशन इसका पीरियड कितना होता है, 10 से 14 दिन तक के लिए होता है। और इन्फेक्टिविटी पीरियड कितना होता है, वो भी 8 से 10 दिन तक का होता है, ठीक है। और गाइस मीजल्स जो होता है ना, नॉर्मली टिल 6 मंथ ऑफ द एज तक नहीं होता। मतलब अगर कोई बंदा आ रहा है 6 मंथ के एज के कम का है ना, 4 मंथ का है, 5 मंथ का है, अगर रेसेस है, वो फीवर है, तो वो मीजल्स नहीं है। क्योंकि मम्मी जो उसकी होती है ना, मम्मी उसको होती है ना, उस टाइम पे क्या देती है ना, एंटीबॉडी उसको दे देती है 6 महीने के लिए। तो ये बेसिकली जब भी होता है ना, वो 6 महीने के बाद ही होता है, 6 महीने के पहले नहीं होता, क्योंकि वहाँ से प्लासेंटा से पहले ही उसको पेशियो इम्यूनाइजेशन उसका हो जाता है एटलीस्ट 6 महीने के लिए। तो 6 महीने तक के लिए एंटीबॉडी उसके पास रहती है, ठीक है। तो 6 महीने तक तो उसको नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा 8 मंथ का आ रहा है फीवर विथ रैश है, तो हम लोग मीजल्स हो सकते हैं। लेस देन 6 मंथ का है तो विथ फीवर विथ रैश आ रहा है, तो उसको हम लोग मीजल्स नहीं हो सकता, ठीक है वो, ठीक है। उसके बाद गाइस ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। उसके बाद हम लोग फीवर विथ रैश का डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं वेरी सिक पेशेंट मस्ट टेक अ डबल टेबलेट, मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 6 डे, 7 डे। अगर कोई बंदा है उसको फर्स्ट डे ऑफ रैश पे फीवर है, तो उसको हम लोग वो वेरीसेला होता है ना, वेरी सिक पेशेंट मस्ट टेक अ डबल टेबलेट, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे अगर उसको फीवर होता है विथ रैश तो वेरीसेला होता है। सेकंड डे अगर फीवर विथ रैश होता है तो स्कारलेट फीवर होता है। थर्ड डे फीवर विथ रैश होता है तो पॉक्स होता है। फोर्थ डे विथ फीवर विथ रैश होता है तो मीजल्स होता है, ठीक है। फिफ्थ डे फीवर विथ रैश होता है तो टाइफाइड होता है। 6 डे फीवर विथ रैश होता है तो उसको डेंगू बोलते हैं, ठीक है, डेंगू होता है। 7 डे फीवर विथ रैश होता है तो उसको टाइफस फीवर होता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मीजल्स बेसिकली क्या होता है, रैश अपीयर होता है ऑन द 4th डे ऑफ द फीवर, और इसमें मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है, ठीक है। मैक्यूल पहले क्या होगा, मैक्यूल अपीयर होता है, फिर वहाँ पे पैप्यूल अपीयर होता है। मैक्यूल मतलब ऐसा फ्लैट, ठीक है, फ्लैट सा दाना रहता है, फ्लैट रहेगा। पैप्यूल मतलब थोड़ा सा दाना रहेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा रेड दाना, ठीक है। तो मैक्यूलर पैपुलर रैश होते हैं। उसके बाद वहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट भी होता है, ठीक है, जो कि बकल म्यूकोसा में अपने को देखा है। उसके बाद यहाँ पे 3C मिलता है। इसको होता है कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस। कोराइजा मतलब होता है रनिंग नोज, तो कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। उसके बाद स्टेज अगर इसको हम लोग देखेंगे ना, स्टेज ऑफ मीजल्स हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेज होता है। प्री इरेप्टिव स्टेज, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडोमल स्टेज। उसके बाद इरेप्टिव स्टेज एंड थर्ड होता है पोस्ट इरेप्टिव स्टेज। प्री इरेप्टिव स्टेज में गाइस यहीं पे अपने को क्या मिलता है, हाई ग्रेड फीवर मिलता है प्लस 3C मिलता है, ठीक है, प्लस वहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को मिलती है, ठीक है। 3C फीवर प्लस कॉप्लिक स्पॉट मिलता है। इरेप्टिव में मतलब वहाँ पे क्या होगा, मैक्यूलर पैपुलर रैश अपने को मिलते हैं, ठीक है। पोस्ट इरेप्टिव मैसेज में वो जो होता है रैश धीरे धीरे करके सेट डाउन होने लगता है, ठीक है, सेट डाउन हो जाता है 10 डे में। आफ्टर 10 डे वो पूरी तरह से सेट डाउन हो जाता है, ठीक है। प्री इरेप्टिव स्टेज अपने को कब से कब तक रहता है, बेसिकली ये फर्स्ट 1 से 3 दिन तक रहता है। उसके बाद इरेप्टिव वाला जो होता है 3 से 4 दिन तक रहता है। उसके बाद 10 दिन तक मतलब होता है। आफ्टर 10 डे तक वो पोस्ट इरेप्टिव में चले जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन गाइस, अभी हम लोग मीजल्स को कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है ना, निमोनिया करा सकता है, ठीक है, क्योंकि जिसमें इम्यूनिटी डिक्रीज होती है ना, उसी में ये कॉम्प्लिकेशन होता है। निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया इसमें करा सकता है, वो मेनिंजाइटिस, ठीक है। और एक और होता है लेट कॉम्प्लिकेशन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं SSPS। SSPS का मतलब होता है, SSPS बेसिकली क्या होता है अपना जो कि होता है लेट, जो होता है लेट, जो होता है इंसेफेलाइटिस, मतलब ये बेसिकली क्या होता है, इंसेफेलाइटिस होता है। क्या होता है ये, इंसेफेलाइटिस होता है, ठीक है। उसके बाद गाइज ये हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट में गाइज अपने को ना सिर्फ ट्रीटमेंट देना, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिखता है। अगर अपने को लगता है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
तभी अपने को ये देना है एंटीबायोटिक, नहीं तो हम लोग को सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देना है, जैसे फ्लूइड मतलब डिहाइड्रेट हुआ है तो उसको फ्लूइड वगैरह मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक है। पीसीएम फीवर के लिए पीसीएम दे देना, ठीक है, तो फ्लूइड को मेंटेन करना, ठीक है, डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना। एंटीबायोटिक हम लोग आज नहीं देते, क्योंकि एंटीबायोटिक दे के ना आज अपन ने क्या कर दिया ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर दिया, ठीक है। तो एंटीबायोटिक तभी देनी चाहिए अपने को, अपन नॉर्मली डायरिया होता है तो भी एंटीबायोटिक दे देते हैं ना, नॉर्मली उसको थोड़ा सा फीवर होता है तो भी एंटीबायोटिक दे देते हैं, ठीक है। पेट दर्द करता है तो भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, पर पूरी तरह से सब रॉन्ग है, ठीक है, सब रॉन्ग है ना। इसी के लिए तो क्या आया कि सबसे पहले कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना मतलब ये करते हैं, उसके बाद बंदे में हम लोग टाइफाइड करते हैं, उसका मतलब वो बोलते हैं टेस्ट करते हैं, क्योंकि अपन एंटीबायोटिक दे रहे हैं ना, तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ना जो है ना मेडिकल बेसिकली ना मेडिकल फील्ड को पूरी तरह से ख़राब कर रहा है। क्यों ख़राब कर रहा है? क्योंकि बॉडी में मतलब थोड़ा सा भी फीवर हो रहा है तो सिपेक्सिन दे रहे हो, सिपेक्सिन दे रहे हो, सिपेक्सिन दे रहे हो, ठीक है, तो पूरा ख़राब कर देगा ना। जैसे अपने को पता है अमाइनोग्लाइकोसाइड जो होता है ड्रग होता है टीबी में, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, पर लोग अपने जनरल प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं, ये इंजेक्शन कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन ये सब बहुत ही कॉमनली लगाते हैं ना, ठीक है, पर पता है नहीं, पर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन पर ये सब सेकंड लाइन ड्रग होती है ना टीबी की, ठीक है, मतलब अपन इसको दे के क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहा है, तो वो ड्रग टीबी में फिर काम ही नहीं आएगी। तो बेसिकली अपन ना मतलब का ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पूरी तरह से ना रॉन्ग है, ठीक है, पूरी तरह से रॉन्ग है। तो बेसिकली मुझे तो नहीं पता, पर मे बी कुछ लोग जो है पैसे के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, पर मेरे हिसाब से ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए जब तक अपने को पता नहीं हो जाना कि डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। पेट दर्द हो रहा है उसको टाइफाइड समझ के अपन ट्रीट कर रहे हैं, एंटीबायोटिक चला रहे हैं ना, मस्त में लिख देते हैं मोनोसेम 1 ग्राम बीडी, पर ये सब ना पूरा फॉल्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, पूरा फॉल्ट प्रैक्टिस है। सिर्फ जस्ट पैसों के लिए अगर अपन पेशेंट के हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। मतलब ये चीज़ें हैं, तो अपने को ये सब चीज़ें मतलब देखनी चाहिए कि एवरीथिंग इज़ नॉट अ मनी इन माय ओपिनियन, ठीक है। तो मतलब अगर अपन मेडिकल फील्ड में हैं तो पेशेंट हेल्थ शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज इन माय ओपिनियन। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी फर्स्ट टॉपिक ऑफ पीडियाट्रिक इन्फेक्शन। हम लोग ने यहाँ पे टिटनस देखा एंड मीजल्स देखा।